नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के नागपुर दौरे को लेकर के आपके सामने कुछ तथ्य पेश करूंगा, क्योंकि वो क्यों घबराए हुए हैं ये बात आपको ज़रूर जाननी चाहिए। उनकी घबराहट संघ भी है और उनकी घबराहट आंध्र प्रदेश और बिहार भी है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, पिछले 48 घंटे से लगातार सारी चीज़ें चल रही हैं। हर पॉलिटिशियन अपनी अपनी गोटी फिट करने में लगा हुआ है। अब मैं सबसे पहले एक चीज़ में आपको बता दूं कि जो वक्फ बोर्ड का बिल है, नया बिल, उसे नरेंद्र मोदी संसद में पास कराना चाहते हैं। यदि संसद में बिल पास हो गया तो सरकार बच जाएगी, और संसद में बिल पास नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर मोदी के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। खतरा वहीं से नहीं, खतरा आरएसएस से भी है, मोहन भागवत की तरफ से भी है, और सबसे बड़ा खतरा चंद्रबाबू नायडू से है। उन्होंने कल एक बयान दिया है, वो मैं आपके स्क्रीन पर इसको स्क्रीनशॉट के रूप में दिखाऊंगा। उन्होंने क्या बयान दिया एक टीवी चैनल को, और उसके बाद जो हरकतें नीतीश कुमार की दिनों दिन हो रही हैं, वो हरकतें जो भी, चाहे वो अपने लिए या किसी और के लिए या महिलाओं के लिए या लालू प्रसाद यादव के लिए, जो कुछ भी बोलते हैं करते हैं, वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के गले में माला के रूप में एक कंठी बन चुके हैं। वो किसी और के लिए नहीं, क्योंकि जो हरकतें नीतीश कुमार कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। और आगे चुनाव आने वाला है, आपको मालूम है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित है। तो मैं आपको बता दूं कि इधर दो चीज़ें चल रही हैं। आरएसएस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन हो, उसके लिए वो अपना आदमी, या ये कहना चाहिए कि आरएसएस का कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए। हालांकि आरएसएस के हाथ में ही कमांड है। अब किसी गुजराती या ये बार बार चैनलों पर ये सब चीज़ें चलती हैं कि मोदी और शाह के हाथ में कमांड है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात क्लियर है कि अब कोई भी जो भी अध्यक्ष बनेगा वो आरएसएस की भूमिका वाला होगा, जिसकी बैकग्राउंड आरएसएस की होगी। आपको मालूम है पहले भी तमाम लोग थे जो अध्यक्ष बनने की लाइन में रहते थे, लेकिन वो कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए। जब भी कोई अध्यक्ष बनता है वो आरएसएस की पृष्ठभूमि वाला होता है। अब एक बात मैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को लेकर के भी इसी में जोड़ देना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित हैं, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी पृष्ठभूमि क्या है? हिंदू महासभा की तरफ से आती है। शायद उनके गुरु जो थे वो भी जो हिंदू महासभा थी उससे रिलेटेड है, तो आरएसएस और हिंदू महासभा में कभी पटती नहीं। लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ ने अपना वर्चस्व, हिंदू युवा वाहिनी कोई उनका संगठन है, वो इतना तगड़ा कर लिया है कि उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उनसे दाव खाती है। हालांकि मुझे लगता है कि योगी को शायद भारतीय आरएसएस कभी भी अध्यक्ष पद नहीं देगी। उन्हें हो सकता है वो प्रधानमंत्री की लाइन में लगा दे या और कहीं लगा दे या जो कुछ भी कर दे, वो एक अलग बात है। लेकिन वो जो आरएसएस का एक पॉलिटिकल संगठन है भाजपा, उसमें उसे उन्हें कभी नहीं ले जाएगी। खैर, ये बात मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अब जो कोई भी होगा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से होगा, ये पूरी तरह से निश्चित है। कल के फोटोग्राफ्स मैंने मैंने पिछले वीडियो में दिखाए थे। मोदी जी इतने खुश नहीं थे जितने वो हमेशा रहा करते हैं। उनके माथे पर चिंता की लकीरें थी। बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि मोदी जी नागपुर में तो थे, लेकिन उनके माथे पर जो लकीरें थीं वो बहुत ही चिंता व्यक्त करने वाली थीं, आपने देखा होगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये तो एक चिंता आरएसएस की तरफ से मोदी जी को हो गई कि चूँकि पहली बात तो
जो नारा दिया था 400 पार का वो पूरा नहीं हो पाया, 240 पर गाड़ी अटक गई और इसी गाड़ी के अटकने से आरएसएस की भूमिका ऊपर हो गई। हालांकि उस समय चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने ऐसा बयान दिया था, वो आपको मालूम ही है कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक खलनायक के रूप में वो बयान उन्होंने दिया, वो लिया आरएसएस ने, और यही वजह है कि मोदी जी को 400 सीटें नहीं आ पाई तो मोदी जी को नागपुर जाना पड़ा। और यह कार्यक्रम भी शायद आरएसएस ने लगाया था कि आप यहाँ पर एक आई हॉस्पिटल का कार्यक्रम करिए, एक अस्पताल बनवाइए अपने रहते। खैर वो चीज़ें वहाँ हो गई। अब मैं आता हूँ, दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है वक्फ बिल है। वक्फ बिल को लेकर के नायडू ने क्लियर कर दिया है कि हम वक्फ बिल के सपोर्ट में नहीं हैं और हम पूरी तरह से मुसलमानों के साथ हैं, ये क्लियर हो गया है। अब मैं कुछ वीडियो आपको, बिहार के जो राजा हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर हैं, वो कितनी अनर्गल बातें कर रहे हैं, वो कुछ वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देख लीजिए। कितना बेहुदा और बेढंगा भाषण देते हैं, किस तरह से हरकतें करते हैं, एक महिला के कंधे पर हाथ रखते हैं जबकि वहाँ पर गृह मंत्री मौजूद थे। ये कितनी बड़ी बात है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपसे बात करने आता हूँ। ने भी उस रैली में क्या कहा? एक महिला के कंधे पे भी हाथ रख देते हैं। देखिए नीतीश कुमार, ये देखिए अमित शाह की तरफ से हटा करते हैं। देखिए बार बार वही रिपीटेशन हो रहा है। ये देखिए कंधे पे हाथ रख के अपनी तरफ खींचते हैं। ये देखिए पैर छूते हैं मोदी के। ये भी एक नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। यहाँ पर देखिए अपने राष्ट्रगान के दौरान देखिए बात कर रहे हैं अपने अधिकारी से, अधिकारी उन्हें टोक रहे हैं, बाकायदे हाथ जोड़ रहे हैं। देखिए ये कुछ हरकतें हैं उनकी इस टाइप की। ये देखिए फिर वही देखिए अमित शाह गृह मंत्री के साथ। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे अरे बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे 5 के बाद में महिला को बढ़ाया है, बोल रही हो। वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। आज तक कभी नहीं था। वो खड़ा हो ना, अरे वो खड़ा हो ना। देखिए तेजस्वी सरकार में बड़ी बिहार की 65% आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल करना। जरा और देखो ना, नीचे लिखा हुआ आरक्षण छोड़ बीजेपी एनडीए और करो, और सामने जवाब दो। ये इन्हीं लोगों का पार्टी जो है। अरे बैठो ना, तोरा कौन चीज,
सुन लीजिए, तेरा हस्बैंड का है, तेरा कौन सी है? बैठा तू, तेरा कौन सी है? जो है सो हस्बैंड का है, तो बड़ा देख राबड़ी देवी की कितनी बेइज्जती कर रहा है। वहाँ भी देखिए, आएगा मैंने पहले इस सदन में कहा है, जब माननीय मुख्यमंत्री जब बोलने लगे उस समय आप लोग बैठ जाइए। नहीं, यही हम कह कि काहे के लिए सब खड़ा होकर कोई आप जरा सोच लीजिए, जरा सोच लीजिए कि सब लोगों को कहा है कि यही पहन के चलो, तो ये लोग पटिया में रहता, ऐसा तो कोई पार्टी में इस तरह का नहीं किया है। अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड ठीक है। लगातार आप लोगों ने परिवार के अंदर में आज तमाम बातें उन्होंने कही। केवल झूठ बोलने का काम किया उन्होंने, और जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कितना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया, कितना कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर इनका काम वापस हो जाएगा, फिर जहाँ चुनाव होगा वहाँ चले जाएंगे। आपने देखा, मैंने कुछ इधर उधर के वीडियो इकट्ठे करके आपके सामने रखे। सबसे पहले अमित शाह के सामने जो महिला सम्मानित की जा रही है उसको, उसके ऊपर उसको हाथ पकड़ के खींचा, फिर उसके कंधे पर हाथ रखा। ये कौन सा चीफ मिनिस्टर ऐसे काम करता है? आपको मालूम है कि प्रियंका गांधी जब संसद में बैठी हुई थी तो उनके भाई ने उनका केवल हाथ पकड़ के कहा कि चलो हम बाहर चलते हैं, बाहर प्रेस हमारा इंतज़ार कर रही है। इतनी सी बात को लेकर के जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो फूट पड़े और जाने क्या क्या उसमें कार्रवाई में दर्ज करा गए कि यहाँ पे ये है, भाई बहन माँ बाप और जाने कौन कौन रहते हैं, उन्हें अपने जो रिश्तेदारी है उसको यहाँ नहीं निभाना चाहिए। इस तरह की तमाम बातें करी। और बाद में जब राहुल गांधी ने इस बात पर जवाब देना चाहा तो वो वहाँ से उठ के चले गए और संसद को स्थगित कर गए। तो ये हरकतें हैं, यदि आप वहाँ तो दर्ज कर सकते हैं, एक व्यक्ति गृह मंत्री की उपस्थिति में एक महिला का हाथ पकड़ता है, उस पर कंधे पर हाथ रखता है, ये कौन सी मतलब चरित्र है इस व्यक्ति का जो इस तरह से हरकतें कर रहा है। फिर आपको मैं एक वीडियो और विधानसभा का दिखाता हूँ। विधानसभा में जाने क्या अनर्गल बोल रहा था। अरे यार, इस तरह की चीज़ें बोलनी होती हैं क्या? जो कौन नहीं जानता कि पति पत्नी होते हैं, उनके बीच में संबंध होते हैं, क्या नहीं होता, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इस तरह से शायद कोई नहीं बोलता जैसे एक चीफ मिनिस्टर की ये भाषा है। और भी बातें हैं कि लालू यादव को लेकर के बार बार बातें कि 20 साल से आप राज कर रहे हो, लालू यादव को आप घसीट रहे हो वहाँ पर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अमित शाह ने भी कल कहा, लालू यादव को टारगेट किया, उन्होंने ये बनाया वो बनाया। ठीक है, बनाया, अब आपने 20 साल में सब कुछ कर लिया, 20 साल में सब चेंज कर दिए। अभी चीनी मिलों की भी बात कर रहे हैं, 30 चीनी मिल चालू कर देंगे। पिछले 3 साल से, उससे पहले आप बैठे हुए थे, तब से क्या कर रहे थे? अब चूँकि चुनाव आ रहे हैं तो आप एक लॉलीपॉप थमा रहे हैं कि लो हम 30 मिलों को चालू करेंगे, उसमें कारोबार मिलेगा आपको, बेरोजगारी घटेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ मोदी की जो इस समय प्रधानमंत्री पद है या सरकार है वो खतरे में आ चुकी है। खैर, मेरा वीडियो आपको शायद पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इसमें मैंने थोड़ा सा तेजस्वी यादव को भी सुनवाया है। उन्होंने बाकायदे टारगेट किया है कि भाई आप इधर उधर की बातें क्यों करते हैं, कभी परिवार की बातें करेंगे, कभी बहन की बात करेंगे, कभी पापा की बात करेंगे, कभी माँ की बात करेंगे। आप मुद्दों पर आइए। आपने पिछले 5 साल में कुछ दिन मैं भी रहा सत्ता में, लेकिन आपके बाद, मेरे जाने के बाद आपने क्या किया ये बताइए। आप कहाँ पर आपने घोषणा कर रहे हैं कि हम करोड़ों अरबों दे रहे हैं, लेकिन कहाँ दिया है, कौन से सेक्टर में दिया है, ये भी आपने सुना अभी तेजस्वी यादव का बयान। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।